हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। स्टूडेंट, जैसे कि अभी तक हम होम साइंस की क्लासेस करते आए हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि हम पेपर 1 को भी इंक्लूड करें, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने सब्जेक्ट में ही हम अच्छे मार्क्स गेन करके JRF क्वालिफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी आप सही नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि जितना आपके लिए पेपर 2 इम्पॉर्टेंट है, उतना आपके लिए पेपर 1 भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप सोच रहे हैं क्वालिफाई करने मात्र से आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, तो ये गलत बात है। क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर 1 में भी मेहनत करनी होगी, ताकि वहाँ पे भी आप अच्छे मार्क्स लाएं। और आप सभी जानते हैं कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहली बात तो आपको रिवीजन करना होगा, और दूसरी चीज़ आपकी प्रैक्टिस। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को फॉलो किया तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ हम केवल बात करते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस की, और लगातार केवल सिलेबस कंप्लीट करने पे ही जुटे रहते हैं। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ रिवीजन को भी उतना ही थोड़ा सा वक्त अगर आप दोगे, तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो वैसे हम आपकी हेल्प करने के लिए आपके हमेशा उपस्थित रहेंगे। और अगर हम बात करें तो यहाँ हम प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, जो आपके बेस्ड होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। और यहाँ पे एक प्रश्न के माध्यम से आपके अदर क्वेश्चंस भी रेडी होने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करते हुए हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, एंड अगर हम बात करें तो लास्ट तक ये क्लास देखिएगा। आपके लिए यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है, आप अपनी क्वालिटी भी इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है ना, तो काफ़ी क्लियर नहीं दिखता है। इसके लिए क्वालिटी इन्हेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि साहित्य समीक्षा लिखने के सही कारणों की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं। आपको यह जानना होगा कि आपके शोध क्षेत्र के संबंध में पहले से क्या ज्ञात है, यानी पहले से क्या नॉलेज है। बी है, यह आपको यह विश्लेषणात्मक रूपरेखा विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है, यानी सहायता कर सकता है। यह आपके निष्कर्षों की व्याख्या में आपको सहायता करेगा। और डी है, यह आपके लिए आगे के शोध प्रश्न सुझा सकता है। तो स्टूडेंट, यहाँ अगर हम बात करें तो आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो घबराइएगा मत कि आपको हिंदी में कई बार हमें चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो इंग्लिश में भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लैंग्वेज इंक्लूड की हैं, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन्स फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। क्वेश्चन आपके सामने हैं, प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। 2 मिनट मतलब कुछ सेकेंड के लिए आप पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर देंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर हम आंसर की ओर बढ़ें तो राइट आंसर हमारा होगा, पहली बात तो ऑप्शन ए, यानी आपको यह जानना होगा कि आपके शोध क्षेत्र के संबंध में पहले से क्या ज्ञात है, यानी आपको इसके बारे में पहले से क्या नॉलेज है। तो अपने शोध क्षेत्र में पहले से जो ज्ञात चीज़ें हैं उनके बारे में जानना, साहित्य में यानी लिटरेचर में उस कमी को पहचानने के लिए यानी आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है, जिसे आपको शोध कार्य पूरा करने के लिए चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी यह आपको एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा विकसित करने में क्या करता है, सहायता करता है। यह आपके निष्कर्षों की व्याख्या में क्या करता है, सहायता करता है। यानी एक तरीके से ये क्या करता है कि निष्कर्षों की व्याख्या करने में सहायता करता है, क्योंकि ये पिछले अध्ययनों के निष्कर्षों के साथ क्या करता है, कंपेयर करता है, यानी एक तरीके से क्या करता है, तुलना करता है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो यह आपके लिए आगे के शोध प्रश्न सुझा सकता है। यानी ये उन क्षेत्रों की पहचान करता है, उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करता है जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है, यानी आगे की जांच की हमें नीड है। तो आपके ऑप्शन ए बी सी डी सभी आंसर सही हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी आपका ए बी सी डी आपके सही सभी ऑप्शन सही हैं, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से पूछा गया है, यानी कथन से है। तो कथन पहला क्या है कि बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म आप जानते हैं महात्मा बुद्ध जी के बारे में, तो बौद्ध धर्म के अनुसार नैतिक रुख अपनाने के लिए भाषाई संचार का उपयोग किया जाना चाहिए।
वहीं कथन सेकेंड है, अंतः व्यक्तिगत संचार के भाग के रूप में आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण को बौद्ध लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो आपके कथन दिए गए हैं उनके आधार पर जो विकल्प है उनमें से सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ आपका स्टेटमेंट है, आप पढ़िए और फिर राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं महात्मा बुद्ध जी के बारे में, जो बौद्ध धर्म के लिए जाने जाते हैं, और वहीं अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो यहाँ जैन धर्म को ख्याति महावीर स्वामी जी से मिली, तो वहीं बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो आपका महात्मा बुद्ध जी के। तो वैसे तो आप जानते हैं कि वो एक राजा के पुत्र हैं, ठीक है, और राजा कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके पुत्र एक सन्यासी बने। कहते हैं कि किसी जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वही होता है। इस कहानी से आपको थोड़ा सा ये भी पता चलेगा, क्योंकि भाई राजा के पुत्र होने के बावजूद वो बाहर निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे जिनसे उनका मन परिवर्तन हुआ और वो फिर गृह त्याग करके, जबकि उनके पुत्र भी हैं और उनकी पत्नी भी थी, उनको छोड़ के वो गए, ठीक है, और तपस्या की। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। तो स्टोरी काफ़ी लंबी है, मैं भी तो डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत हमें जानना ज़रूरी है। महात्मा बुद्ध जी के बारे में वैसे सभी लोग परिचित हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट पहला तो सही है, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार नैतिक रुख अपनाने के लिए भाषाई संचार यानी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम कथन सेकंड की बात करें तो अंतः व्यक्तिगत संचार के भाग के रूप में आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण को बौद्ध लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर दिखे। चलिए, आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मृति में संग्रहित सूचना के संगठित निकाय जो नई जानकारी की व्याख्या, भंडारण और याद करने के तरीके को पूर्वाग्रहित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रचनात्मक प्रक्रिया, स्कीमा, चंक या फिर एसोसिएशन? तो एक बार आप इसे इंग्लिश में देख लें फिर आप आंसर करें। ठीक है, तो द ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी दैट बेस्ड द वे न्यू इंफॉर्मेशन इज इंटरप्टेड, स्टोर्ड एंड रिकॉर्ड इज नोन एज। तो स्कीमा के बारे में आप सभी परिचित हैं। जीन पियाजे जी की थ्योरी में आपको स्कीमा से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी स्कीमा। अरे भाई, ये जो आपके ऑनलाइन चीज़ें होती हैं ना, ये काफ़ी अच्छी भी हैं, कई बार समझ में भी नहीं आती है ना। जैसे ये मैं यूज़ करती हूँ ना, इसके बारे में बता रही हूँ। तो बात करते हैं थोड़ा सा स्कीमा के बारे में कि क्या होता है स्कीमा। तो स्कीमा एक तरीके से क्या है, एक मानसिक रूपरेखा है, यानी एक मेंटल फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को। और एक तरीके से दे इन्फ्लुएंस हु वी इंटरैक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन, हाउ वी स्टोर इट इज़ मेमोरी एंड हाउ वी रिकॉल इट लेटर। आप एक तरीके से अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे तो एक तरीके से आप जो चीज़ें देखते हैं, यानी जो चीज़ें आप करते हैं उसको माइंड में एक छवि के रूप में आप स्टोर करते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होता है, स्कीमा होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये चीज़ होती है। ठीक है, वहीं अगर हम चंक की बात करेंगे तो चंक जो होता है आपका, ये क्या होता है, एक तरीके से स्मृति में संग्रहित एक जानकारी का समूह होता है, यानी एक तरीके का ग्रुप होता है, यानी आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर टुगेदर इन मेमोरी। ठीक है, वहीं अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन क्या है, ये क्या करता है, स्मृति में जो विचार हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको जोड़ने का जो कार्य करता है वो हमारा करता है एसोसिएशन। वहीं अगर हम रचनात्मक प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये भी एक स्कीमा का ही प्रोसेस होता है, बट ये हमें क्या बताता है कि हम अपने जो मौजूदा ज्ञान हैं और जो पूर्वाग्रह में शामिल कुछ सक्रिय रूप से यादें हैं वो हम कैसे बनाते हैं, ये हमें बताता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप समझ गए होंगे। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट से पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट है यानी कथन है आपका, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG मुख्य रूप से विकासशील या गरीब देशों पर लक्षित थे। कथन दूसरा है, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सभी देशों पर लक्षित हैं, चाहे वे विकसित हों, विकासशील हों या फिर गरीब हों।
ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक बार इसे इंग्लिश में देखिए स्टेटमेंट को और फिर आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो आंसर की, तो जो MDG है आपका, तो आप जानते हैं कि जो MDG वर्ष 2000 में पेश किए गए, किन लक्ष्यों के उद्देश्य को 2015 में, जैसे गरीबी है आपका, शिक्षा है आपका, जो पर्यावरण गिरावट है, अगर हम वहीं महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, इन सब से निपटने के लिए ये था। और वहीं अगर हम SDG की बात करें तो SDG 2015 में, ठीक है, कब, 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने और जो हमारे प्लैनेट है यानी ग्रहों की रक्षा करने के लिए 2030 तक, लक्ष्य क्या है, 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद ले सके, ये था। और इसमें SDG में 17 लक्ष्य शामिल थे। ठीक है, कितने लक्ष्य शामिल हैं, 17 लक्ष्य शामिल हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट पहला भी सही है और स्टेटमेंट दूसरा भी सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा, कथन 1 और कथन जो सेकंड है वो दोनों सही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेटमेंट जो आपका पहला है वो भी सही है और स्टेटमेंट जो आपका सेकंड है वो भी सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार हम इसमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खपाते नहीं हैं, लेकिन अगर ये सॉल्व हो गए तो हमारे लिए नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विरोध के वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्ति इस प्रकार संबंधित है कि यदि उनमें से एक सत्य है तो दूसरी असत्य होना चाहिए और इसके विपरीत। तो ऑप्शन है आपके, सभी स्तनधारी कशेरुकी हैं, कोई भी स्तनधारी कशेरुकी नहीं है, सी है कुछ गैर स्तनधारी कशेरुकी नहीं है, और ऑप्शन डी है कुछ स्तनधारी कशेरुक नहीं है। तो कैसे हम अगर ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो हमें कई सारे को जो मतलब ऑप्शंस हैं वो सिमिलर जैसे लगते हैं कि जैसे सब सेम सेम हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं जिनसे हम इन्हें ईजी तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देखिए और फिर आंसर देने की कोशिश करें। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आंसर की, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पहली बात तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यानी सभी स्तनधारी कशेरुकी हैं, और ऑप्शन नंबर डी यानी कुछ स्तनधारी कशेरुक नहीं हैं। तो यहाँ देखो बोल दिया गया कि भाई सभी स्तनधारी कशेरुकी हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि कुछ स्तनधारी कशेरुक नहीं हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन जो हैं ए और डी सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए और डी है वो आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी लगा लीजिए। आज एक तो मेन टाइम में ना आपका पेन ही ख़राब हो जाता है, तो कहते हैं कि जब कुछ काम करने जाओ तभी ख़राब हो जाता है, तो फिर क्या ही कहें, है ना, इसलिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो देखते हैं, बातचीत के चार सिद्धांतों में से एक मात्रा सिद्धांत किसकी सही मात्रा को दर्शाता है। यहाँ मात्रा सिद्धांत के बारे में बात किया गया है। ठीक है, प्रतिमान, सिस्टैंगम, उपमा या फिर सूचना। तो क्वेश्चन देखिए एक बार, ठीक है, और फिर आंसर दीजिए। मैं वैसे बोलती नहीं हूँ किसी को कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फिर भी आज मन कर रहा है बोलने का तो बोल देती हूँ। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और बेहतर चीज़ें लेके आऊँ जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए। तो इसलिए आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा मेन पर्पस आपकी क्लास लेने का, इसी वजह से मैं सारी क्लासेस यूट्यूब पे ही लेती हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं पैड बैच चला रही हूँ जहाँ पे पैसे वैसे लिए जा रहे हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जितनी बेहतर चीज़ें मैं आपको दे सकूँ मैं आपके लिए करूँ। एंड अभी थोड़ा सा ये है कि मैं अकेले ही हूँ, तो PDF बनाने से लगा के जितनी सारी चीज़ें हैं मुझे खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। एंड कभी कभी ये होता है कि टाइम का भी इशू हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। बाकी अगर आपका सपोर्ट रहा तो और भी बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। फ़िलहाल आंसर की बात करते हैं, तो आंसर है हमारा इन्फॉर्मेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो मात्रा सिद्धांत है ये है क्या।
तो ऑप्शन जो आपका है सूचना, ये आपका राइट आंसर है। तो जो मात्रा सिद्धांत है ये विशेष रूप से संचार में प्रदान की जाने वाली एक जानकारी की मात्रा से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो यह क्या सुझाव देता है, और ये सुझाव आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सुझाव आपके बेसिक लाइफ में भी आपको रिलेट करना है। जैसे हम कहते हैं कि ये क्या सुझाव देता है कि किसी को उतनी ही मात्रा में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जितनी आवश्यक हो, इससे अधिक नहीं। यानी किसी को उतनी ही जानकारी प्रदान करनी चाहिए जितनी आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं। ये हमारे रियल लाइफ में भी लागू होता है क्योंकि कई बार हम किसी पे इतना ट्रस्ट कर लेते हैं कि हम अपनी खुद की लाइफ से रिलेटेड पूरी जानकारी या पूरी चीज़ें बता देते हैं, अपनी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें बता देते हैं, और बाद में क्या होता है कि हमें धोखा मिलता है। तो धोखा वो आपके फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार, दोस्त सभी से मिल सकता है। इसलिए कभी भी सारी चीज़ें, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या दोस्त हों या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे आप बिलीव करते हैं, सारी चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल रिलेशंस, अपने मनी से रिलेटेड, अपने जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कभी किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। स्पेशली मैं बात करूंगी मनी से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनी से रिलेटेड अगर आपने कर दी तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एक तरीके से हमें सीखना भी चाहिए कि उतनी ही चीज़ें किसी को बताइए जितना ज़रूरी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपका पूछा गया है जैव विविधता से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता पर सम्मेलन सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जिसे निम्नलिखित सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक व्यवहारिक उपकरण के रूप में माना गया है। एजेंडा 20, एजेंडा 21, एजेंडा 22 एंड एजेंडा 23। सो एक बार आप इसे इंग्लिश में देखें और फिर राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो अगर आप इस वक्त मेरा चेहरा देख सकते थे तो आपको पूरा पसीना पसीना हो रखा है, क्योंकि होता है कि गर्मी में जब आप क्लास लेते हैं तो आपको फ़ैन वगैरह बंद करना होता है क्योंकि उसका भी साउंड आपको सुनाई देगा। अदरवाइज़ सड़क के किनारे घर है तो आसपास की जो गाड़ी वगैरह जाती हैं उनका भी आपको कभी कभी साउंड आएगा, तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी जगह क्लासेस ली जाए जहाँ पे आपको आवाज़ वगैरह ना आए। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, ये मैं इसलिए बात करती हूँ ताकि आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी एजेंडा 21। तो देखते हैं एजेंडा 21 क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा एजेंडा 21 के बारे में। तो ये जो हुआ है ये आपका 1992 में, ठीक है, एक सेकेंड भाई, हाँ जी, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित जो पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था यानी UNCED, ठीक है, में 178 कितनी सरकारों ने 178 से अधिक सरकारों द्वारा इसको अपनाया गया था। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं जैव विविधता कन्वेंशन की यानी CBD की, अगर हम बात कर रहे हैं यानी जैव विविधता पर कन्वेंशन जो था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जैव विविधता के जो नुकसान है उसकी वैश्विक चुनौतियों का क्या करना है, हमें समाधान करना है। वहीं जैविक विविधता के संरक्षण और जो सतत उपयोग के माध्यम से सतत विकास को हमें बढ़ावा देना है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो आपका है ये चीज़ें हैं। बाकी आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसर्च से पूछा गया है और आप जानते हैं रिसर्च आपके दोनों पेपर में आपको हेल्प करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो होम साइंस के अगर स्टूडेंट हो आपको वहाँ पे भी, आपके पेपर 1 में भी, तो रिसर्च के लिए तो हमें अलग से ही नोट्स बनाने चाहिए ताकि रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी हम छोड़ ना सकें, है ना, एक भी मिस ना हो। तो क्वेश्चन है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के बीच समानताएं पहचानिए, यानी आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच सिमिलरिटीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं दोनों ही डेटा में कटौती से संबंधित हैं, दोनों डेटा में भिन्नता से संबंधित है, दोनों संदर्भगत समझ पर जोर देते हैं, दोनों सामान्यीकरण पर जोर देते हैं और दोनों शोध प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, एक बार इसको देखिए आप और फिर आंसर दीजिए कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। यानी आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज़ बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी उम्मीद है कि आपके 1-2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे, तो इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो पहली बात तो आपका ऑप्शन पहला, यानी दोनों ही डेटा में कटौती से क्या है, संबंधित होते हैं। तो एक तरीके से ये आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड एंड इनसाइट, ठीक है। और एक तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी दोनों डेटा में भिन्नता से संबंधित है। तो यहाँ क्या है कि यह है अन्वेषण यानी शोधकर्ताओं के जो अध्ययन है, यानी जो स्टडी है, इसके तहत घटनाओं की जो सीमाएं हैं और जो प्रकृति है उनको समझने में क्या करता है, एक तरीके से मदद करता है। वहीं अगर हम बात करें तो दोनों शोध प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित है। दोनों क्या हैं, शोध प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित हैं। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं बोथ मेथडोलॉजीज, यानी आपका क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव है, एम टू जनरेट फाइंडिंग दैट द कंट्रीब्यूट टू नॉलेज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। तो याद रखिएगा आपके जो तीनों आंसर हैं यानी ए बी ई सही हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी ई, ठीक है। आपके ए बी ई आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपके रिसर्च से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं हम इसे। निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान संस्थान पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच स्थापित किए गए थे। यानी जो एक सेकेंड, आपकी जो पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बीच स्थापित किए गए थे। कौन से संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लोक भारती, गांधी ग्रामीण संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो एक बार इसे इंग्लिश में देखिए फिर आप बताइए। तो 5 ईयर प्लान में कौन से आपके इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका बी एंड सी एंड डी आंसर सही है। देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो आपका साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, यानी हम बात कर रहे हैं साहा परमाणु भौतिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब थी, 1951 से 1956 तक, ठीक है। तो इसमें शुरुआत से ठीक पहले ये किया गया था, ठीक है, इसकी बात की गई थी। तो ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो जो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है ये 1949 में जो पहली पंचवर्षीय योजना है जब हुई थी, यानी 1951 से 1956 की शुरुआत से ठीक पहले की ये बात है। वहीं अगर हम बात करें लोक भारती की, ठीक है, किसकी बात करें, लोक भारती की, तो इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ये कब था, 1956 से। ये 5 बना है मेरा, ये 5 सांप हो गया है, 5 एक सेकेंड है। तो ये मेरा 5 है, स्टाइलिश 5 है मेरा, है ना, ये देखो, हाँ ये अब सही है। तो 1956 से लेकर 1961 ये सेकेंड 5 ईयर प्लान है, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, उसका ईयर है। तो आपको ईयर भी याद रखना पड़ेगा। तो इसके दौरान हुई थी और इसे गांधी सिद्धांतों पर आधारित ग्रामीण विकास और जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। वहीं अगर हम बात करें गांधी ग्रामीण संस्थान, ठीक है, या गांधी धाम कह सकते हैं आप, तो ये आपका 1956, ठीक है, कब, 1956 में हुई थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था कि जो ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये किया गया था। तो आपको वैसे भी पता है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 के बीच, ठीक है। अगर हम अदर ऑप्शंस की ओर चलें तो अदर ऑप्शंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, तो अदर ऑप्शन में जो आपका भारतीय विज्ञान संस्थान है इसको याद रखिएगा, ये 1909 है, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु याद रखिएगा। वहीं अगर हम रमन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये 1948 है, ठीक है। तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं सर सीवी रमन द्वारा ये स्थापित किया गया था। और याद रख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको पंचवर्षीय योजना पहली दूसरी बताई है तो तीनों लगातार याद रखिएगा। तो देखो अगर हम पहली की बात करें तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका ईयर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसका ईयर है 1951 से 1956, ठीक है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान वो आपका 1956 से 1961, ठीक है, 61। वहीं थर्ड की अगर हम बात करें तो 1961 से आपका 1966। तो ये आपकी तीनों पंचवर्षीय योजनाओं का ईयर है जो आपकी एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने आंसर की बात की कि बी, आपका जो आंसर है बी, सी और डी है, ठीक है। तो देखते हैं, एक सेकेंड, बी, सी, डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा गया है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले वर्ष के प्रश्न है, ऐसा मतलब पिछले वर्ष ये नहीं कि पहले की ही प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हैं। तो ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। अब आपको ईयर माइंड में आ जाना चाहिए कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो कब थी, 1956 से 1961 के दौरान जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी वाला है, उनमें निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए थे। 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में सुधार, सी है विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, ठीक है, डी है विश्वविद्यालयों में कोई नया विभाग स्वीकृत नहीं किया गया, और ई है सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषाओं के अलावा हिंदी को शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम बनाया गया। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो एक बार अच्छे से ये प्रश्न देख लीजिए, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको देखने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी स्क्रीन को अगर आप जूम करेंगे तो आपको और क्लियर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अगर जूम किया तो 1-2 ऑप्शंस आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसे इंग्लिश में भी देख लें, फिर आप आंसर करें। आप पॉज करके देख सकते हैं, आपको आराम से पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पहली बात तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत। फिर आपका होगा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में सुधार, क्या पढ़ रही मैं। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन में वृद्धि। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये आपके सही हैं, यानी ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब संचार का प्राथमिक कार्य नई जानकारी संप्रेषित करना होता है तो इसे कहा जाता है अचेतन कार्य, एकल टास्क कार्य, संदर्भात्मक कार्य या फिर विभेदक कार्य। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। एक बार आप इसे इंग्लिश में देखें फिर आंसर करें। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर 1 में देखने को मिलेंगे और इससे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, आपके डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको सॉल्व करना होता है। तो बाकी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ही हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आपका राइट आंसर होगा संदर्भात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही है। तो जो रोमन जैक वसन द्वारा एक प्रस्तुत अवधारणा संदर्भ या हम प्रसंग पर केंद्रित है, जिसका अर्थ क्या होता है कि यह मुख्य रूप से सूचना, तथ्य और सामग्री प्रदान करने से रिलेटेड होता है। ये किससे संबंधित होता है, सूचना, तथ्य और सामग्री प्रदान करने से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपकी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन पहला है कि शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षक पारंपरिक निर्णय लेने की भूमिका को छोड़ देता है और इसकी बजाय एक सुगमकर्ता की भूमिका चुनता है जो छात्रों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कथन दूसरा है विद्यार्थी केंद्रित विधि में शिक्षक दुनिया को उसी तरह देखने का प्रयास करता है जैसे छात्र देखते हैं, जिससे सहानुभूति संचार का माहौल बनता है। तो उपरोक्त कथनों के आधार पर जो नीचे विकल्प है उनमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो एक बार आप इसे इंग्लिश में देखें फिर आप राइट आंसर करें। तो दोनों स्टेटमेंट आप देखिए और सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर देने की बात करें तो राइट आंसर में आपका
जो शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षा पारंपरिक निर्णय लेने की भूमिका को छोड़ देता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और इसकी बजाय सुगमकर्ता की भूमिका चुनता है। सुगमकर्ता की भूमिका ज़रूरी है, लेकिन पारंपरिक निर्णय लेने की जो भूमिका है उसको छोड़ देना ये सही नहीं है। तो आपका जो स्टेटमेंट पहला है वो गलत है। वहीं अगर हम सेकेंड की बात करेंगे, यानी विद्यार्थी केंद्रित विधि में शिक्षक दुनिया को उसी तरह देखने का प्रयास करता है जैसे छात्र देखते हैं, ठीक है, जिससे सहानुभूतिपूर्ण संचार का माहौल बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका कथन पहला गलत है, लेकिन जो कथन सेकंड है वो आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, तो ये जो आगे के क्वेश्चन हैं इनको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की जो ये क्लास है आज हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। एंड अगर हम बात करें, यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं प्लीज़ हो जाइए, क्योंकि क्लास से रिलेटेड जो आपके नोटिफिकेशन हैं, जो PDF वगैरह हैं, जो लिंक्स वगैरह हैं वो आपको वहीं मिलेगा। एंड अगर हम बात करें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे हम क्विज़ वगैरह करते हैं, डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह होती हैं वहाँ आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक फ़ायदा हमारा टेलीग्राम से ये होता है कि अगर आपको कोई टॉपिक, आपको स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस चाहिए तो आप अपनी क्वेरीज़ हमें दे सकते हैं, हम उनसे रिलेटेड आपकी क्लास लेने की कोशिश भी करेंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान तो हमारा कोई भी नहीं है, तो इसके लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला, आपको वो चैनल मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा अगर हम लगाएंगे उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट्स होगा, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, सो इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। तो जैसे कि हम स्पेशली होम साइंस की स्टूडेंट की बात करते हैं, लेकिन होम साइंस के साथ साथ हमें पेपर 1 में भी ध्यान देना है। तो इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होंगे वो मैं जितने बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में वो बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी। एंड क्विज़ेस के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।